तो अब अगला क्वेश्चन आता है आपके पास कि हाउ मनी पार्टीज़ शुड वी हैव। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या पार्टीज़ होनी ज़रूरी हैं, और हैं तो फिर कितनी पार्टीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हों, किसी भी वो ग्रुप से आते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री हैं, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। ठीक है। और अगर आप नॉर्मली बात करें तो अगर किसी भी कंट्री में अगर आप बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 750 पार्टीज़ जो हैं वो एक रिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं। बट उनमें से बहुत लेस पार्टीज़ जो होती हैं वो सीरियस आपके कंटेंडर्स होती हैं, जो एक पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि सारी पार्टीज़ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फिर कितनी मेजर पार्टीज़ होनी चाहिए, कितनी इफ़ेक्टिव पार्टीज़ होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, और कितनी क्या क्या वो कितनी पार्टीज बेनिफिशियल होंगी आपकी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है ना। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, अगर वन पार्टी सिस्टम मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, चाइना में क्या है, द ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। ठीक है ना, यही तो है वहाँ पे। लीगल स्पीकिंग जो लोगों का हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो वहाँ पे फ्री हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वहाँ पे उनको परमिशन नहीं मिलती कॉम्पिटिटिव जो आपका होता है इलेक्शन उसमें पार्ट करने का। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर एक ही पार्टी रहेगी तो वो भी आपकी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो एटलीस्ट कम से कम दो पार्टीज़ किसी भी इलेक्शन में होनी चाहिए, जिससे कि आप एक बेटर चांस बना सकें कि विच वन इज़ बेटर। ठीक है ना। अब उसी तरीके से क्या होता है कि कई बार जब पावर्स होती हैं वो मेनली दो पार्टीज़ के पास रह जाती हैं, जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं, मेजर पार्टीज़ होती हैं। मेनली उन्हीं के बीच में क्या होता है, आपका एक जो इलेक्शन का कंपटीशन होता है या जो कॉन्टेस्ट होता है वो देखा जाता है। बाकी भी बहुत सारी वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, वो भी कुछ सीट्स वहाँ पे जीती हैं गवर्नमेंट में। बट मेनली जो गवर्नमेंट बनाती है वो उन्हीं दो पार्टीज़ में से एक पार्टी बनाती है, जिसका जिसका एग्जाम्पल है आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये दो एग्जाम्पल हैं जिनको टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है, जहाँ पे मेनली दो पार्टीज़ क्या होती हैं, आपका रूल बनाती हैं। अब तीसरा आपका होता है कि कहीं पे क्या होता है कि जो मेजर दो पार्टीज़ होती हैं वही एक तरीके से रीज़नेबल चांस होता है उनके पास गवर्नमेंट बनाने का, उनके पास मेजॉरिटी होती है। और बाय द वे अगर कुछ सीट्स उनके पास कम पड़ती हैं तो वो क्या हो गया, तो जो पार्टीज़ होती हैं, छोटी पार्टीज़ होती हैं, जो कुछ सीट्स जीत के आए होते हैं, तो वो उनके साथ अलायंस कर लेते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में होता है, कई बार मेजॉरिटी कम पड़ती है तो वो बाकी जो आपकी छोटी पार्टीज़ होती हैं या कुछ एमएलएज उनके साथ अलायंस करके गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो अलायंस का मतलब क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ एक साथ आकर गवर्नमेंट को बनाती हैं तो उसको आपका अलायंस कहा जाता है। ठीक है ना। और इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है इसे कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब जो आपके मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के, वो कोalition गवर्नमेंट बनाती है। तो उसको आप एक तरीके से फ्रंट भी कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट या फ्रंट भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप इंडिया का ले सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक मेजर अलायंस हुआ था 2004 में, जहाँ पे कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट ने मिलकर वहाँ पर अलायंस बनाया था। तो इसी तरीके को आपका मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। और जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वो कई बार बहुत मैसी सा लगता है, मिक्सचर लगता है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि कई बार अगर आप किसी के इंटरेस्ट को नहीं पूरा करोगे तो वो अपना जो सपोर्ट होता है वापस ले लेता है, जिससे कि गवर्नमेंट गिर जाती है। ठीक है। गवर्नमेंट गिर जाने का मतलब होता है कि उनके पास जो गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है वो उनकी कम पड़ जाती है। ठीक है ना। और कई बार ये बहुत अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लोग आएंगे, अलग अलग सोसाइटी से लोग, कैंडिडेट्स या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो आएंगे, तो उनका क्या होगा, गवर्नमेंट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, अलग अलग ओपिनियंस को वो वहाँ पे पूरा कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें इन सब की, तो क्या है इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन क्या लगता है। ठीक है ना। द बेस्ट आंसर इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे बड़ा आंसर यही है कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो आपकी पार्टी सिस्टम होता है इज़ समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री उसको चूज़ कर सकती है। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स
और आप बात करें पार्टी की, तो वो कैसे बनती है आपकी किसी भी सोसाइटी पे डिपेंड करती है कि उसका सोशल और रीजनल डिवीजन कैसा हुआ है, कितने टाइप के वहाँ लोग रहते हैं या सोसाइटीज़ होती हैं, उसी हिसाब से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, ठीक है। दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even three parties. No system is ideal for all countries and all situations. तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इतनी वेराइटीज़ हैं। आप जोग्राफिकली बहुत डाइवर्सिटी है, कहीं पे प्लेन्स हैं, पहाड़ हैं, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे बहुत सारा पानी है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे बिल्कुल भी फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। सोसाइटीज़ भी अलग अलग हिसाब से हैं आपका, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन उसके हिसाब से भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम को देखा जा सकता है। और कोई भी सिस्टम इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि कोई सिस्टम एक कंट्री के लिए तो वो हर जगह हर कंडीशन में सूटेबल होगा। कंडीशन और कंट्री के हिसाब से जो होता है वो पार्टी सिस्टम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आपकी पार्टीज़ होती हैं नेशनल पार्टी का, उनको एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मिलता है, वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, चलिए देखते हैं। अब कोई भी अगर आपकी डेमोक्रेसी हो इसमें और फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड में हो, तो मेनली आपको दो टाइप की पार्टीज़ देखने को मिलती हैं। एक पार्टी वो होती है जो कि आपकी नेशनल लेवल पे या डिफरेंट फेडरेशंस के अंदर काम कर रही होती है, और एक दूसरी पार्टी होती है जो एक पर्टिकुलर फेडरेशन के अंदर काम कर रही होती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ऐसी फेडरेशन की, और अगर हम बात करें ऐसी पार्टी की जो डिफरेंट फेडरेशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर रही है और उसकी पार्टीज हर एक फेडरेशन में इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती है, तो इस पार्टी को आपका नेशनल पार्टी कहा जाता है, क्योंकि उसके बहुत बड़े रूप में उसकी यूनिट काम कर रही होती है, और जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो भी एक तरीके से क्या होते हैं, आपकी सिंगल पॉलिसी पे वो अप्लाई करते हैं। जो आपका नेशनल लेवल पे आपकी एक पॉलिसी को डिसाइड किया जाएगा वो हर एक फेडरेशन में उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है, आपकी नेशनल लेवल पे डिसाइड की जाती है, ठीक है ना। अब जो ये पार्टी होती है जो भी इलेक्शन में आपकी कॉन्टेस्ट करती हैं, वो सारी पार्टी क्या होती हैं, आपकी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती हैं, और जो इलेक्शन कमीशन होता है वो सारी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है ना। बट जो आपकी बड़ी पार्टीज़ होती हैं जो कि पहले से इस्टेब्लिश होती हैं, उन पार्टीज़ को थोड़ा सा स्पेशल आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि उनको स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, जिसको कि उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो सिंबल दिए जाते हैं। अगर आप बात करें कांग्रेस की, आप बात करें बीजेपी की, आप करें बीएसपी की, तो ये जो कुछ पार्टीज़ होती हैं ये नेशनल पार्टीज़ में आती हैं, तो इनके सिंबल्स प्री डिसाइडेड होते हैं इलेक्शन कमीशन से, और उन्हीं सिंबल्स का ये यूज़ करते हैं इनके जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में, ठीक है। और कुछ और भी फैसिलिटी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक तरीके से रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी कहा जाता है, ठीक है ना। द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेट डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स रखे हैं, क्राइटेरिया रखा है, जिससे कि आपको इतने वोट्स आपको मिलने चाहिए जिससे कि आप एक तरीके से क्या वो बन पाओगे, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन पाओगे, ठीक है। क्या अगर आप क्राइटेरिया की बात करें तो एटलीस्ट उसमें 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स एट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। तो एटलीस्ट 6% टोटल जो आपके वोट्स होते हैं उनके वो एक पार्टी को मिलना चाहिए अगर उनको रिकॉग्नाइज्ड बनना है, ठीक है। और एटलीस्ट उनको कितनी सीट्स चाहिए होती हैं, 2 सीट्स उनको एक तरीके से स्टेट में लेनी पड़ती हैं, जिससे कि उनको एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी माना जाता है, ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर आप लोकसभा की बात करें तो अगर लोकसभा में एटलीस्ट 6% उनको टोटल वोट्स मिलते हैं, ठीक है ना, और 4 सीट्स वो जीत जाते हैं आपके स्टेट सेंट्रल लेवल पे या लोकसभा के इलेक्शन में, तो उनको नेशनल पार्टी का एक रिकॉग्निशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्राइटेरिया था एक तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशंस देर आर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन द कंट्री इन 2006। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज पार्टीज। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज है अकॉर्डिंग टू 2006।
अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। आप उसको पहले से भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के नाम से आपने इसे सुना होगा। ये एक तरीके से आपकी ओल्डेस्ट पार्टी है, जो कि फाउंड हुई थी आपकी 1885 में, ठीक है। और इस पार्टी ने बहुत डिकेड्स तक आपके जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें रूल किया है, ठीक है। जो कि इनके लीडर्स क्या थे उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक पब्लिक इन इंडिया, इस तरीके से इन्होंने इनको डेवलप किया था कि किस तरीके से इंडिया को आपका मॉडर्न सेकुलर बनाया जा सके, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है ना। रूलिंग पार्टी में रही है आपके 1977 से, और तब से क्या है आपके 80s में रही। उसके बाद क्या है कि आपका जो 1989 के बाद क्या हुआ कि इसका जो सपोर्ट था वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑल ओवर जो डिविजन्स है सोसाइटी के, उन्होंने और अदर पार्टीज़ को भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इनकी जो थोड़ा सा आइडियोलॉजी थी, जो उनके थे सेकुलरिज्म, जो वेलफेयर के जो सेक्शंस थे, जो माइनॉरिटीज़ का जो सपोर्ट्स था, वो सपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ। पर ये जो पार्टी थी इसने क्या किया, हमेशा आपके सेकुलरिज्म को फॉलो किया, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने काम किया, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट किया। तो इस सपोर्ट से क्या हुआ, एक तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, ठीक है। उससे क्या हुआ कि ये एक बहुत बड़ी पार्टी इमर्ज हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 145 मेंबर्स इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004। तो इस सपोर्ट से इनको क्या मिला, 2004 में 145 मेंबर्स इनके इलेक्ट हुए लोकसभा में, ठीक है। तो करंटली लीडिंग द रूलिंग प्रोग्रेसिव अलायंस कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। और इस टाइम पे अभी आप देख सकते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आपके एक तरीके से अपोजिशन पार्टी का यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि आप बीजेपी के नाम से जानते हैं, जो कि फाउंड हुई थी 1980 में, ठीक है। इनका जो मेन स्ट्रॉन्ग बिलीव था, ये चाहते थे कि आपका जो इंडिया है वो मॉडर्न इंडिया बने, बट जो उसकी इंस्पिरेशन है वो आपका एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। और मेन जो इस कल्चर को ये मानते हैं वो एक तरीके से नेशनलिज्म को ये मानते हैं, हिंदुत्व जिसको आप कह सकते हैं, ये इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। इसी को ये एक तरीके से इंडिया का या उनकी पॉलिसी का एक कॉन्सेप्ट मानते हैं कि हिंदुत्व उस चीज़ में होना चाहिए। और क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो वो टेरिटोरियल हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, वो इंडिया का एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये चाहते थे कि जो सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए इक्वल रूल्स होने चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन या कास्ट का हो, ठीक है। और जो भी आपके जो ये कन्वर्जन होते हैं रिलीजन के, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, ये इस चीज़ को बैन करना चाहते थे, ठीक है। ये ज़बरदस्ती कोई किसी को किसी रिलीजन में कन्वर्ट कराता है तो वो चीज़ ये इसके ये अगेंस्ट थे, ठीक है। और धीरे धीरे इनके जो सपोर्टर्स थे वो 90s में बढ़ने लगे, ठीक है। चाहे वो नॉर्थ से लेके आप वेस्ट की बात करो तो यहाँ पे इनके सपोर्टर्स बढ़ने लग गए। और चाहे फिर वो अर्बन एरियाज़ हो, चाहे वो विलेजेस हो, इनको सपोर्ट वहाँ पर मिलने लग गया, चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, रूरल एरियाज़ हो। और इसी के कारण ये क्या है, आपके 1998 में ये पावर में भी आए, इनकी गवर्नमेंट बनी, ठीक है ना। और इन्होंने एक तरीके से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, जिससे कि इन्होंने सिविल स्टेट एंड रीजनल पार्टीज़ के साथ इन्होंने कोalition कर कर गवर्नमेंट बनाई थी। बट 2004 में ये लोकसभा इलेक्शन में डिफीट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, 2014 में उसके बाद से ये लगातार दूसरी बार इनकी गवर्नमेंट बनी है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम, seeks to represent and secure power for Bahujan Samaj, which includes the Dalits and Adivasis, OBCs and religious minorities। तो मेनली ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, इन लोगों को ये ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अब ये एक तरीके से किस के इंस्पिरेशन या किसकी आइडियोलॉजी के टीचिंग पे ये लोग काम कर रहे थे, साहू महाराजन, महात्मा फुले, रामास्वामी, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों की आइडियोलॉजी पे ये लोग काम करते थे। और जो इनका मेन जो कॉज होता है, सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल, ये जो भी आपके जो दबाए हुए लोग होते हैं या जो दलित्स होते हैं, उनके आइडियोलॉजी या इंटरेस्ट को ये ज़्यादातर आगे सपोर्ट करते हैं। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। ये यहाँ पे भी इनको थोड़ा थोड़ा सा आपको देख सकते हैं, बीएसपी का जो रोल होता है, उनके जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। फॉर्म
government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times. In the Lok Sabha elections held in 2004, it polled about 5% votes and secured 19 seats in the लोक सभा। तो एक तरीके से इन्होंने बहुत बार अपनी गवर्नमेंट भी बनाई है उत्तर प्रदेश में, कोalition गवर्नमेंट बनाई है, और 2004 में इनको 19 सीट्स भी मिली हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं CPIM की, बात कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी का भी देख लेते हैं ये किस चीज़ को बिलीव करती हैं, ये जो इनका आइडियोलॉजी होती है वो क्या है। इनका जो बिलीव होता है वो मार्क्सिज्म का होता है, लेनिन को ये लोग सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्टर्स जो होते हैं इसके क्या होते हैं, तो ये जो पार्टी होती है ये किसको सपोर्ट करती है, सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, सेकुलरिज्म को करती है, डेमोक्रेसी को करती है, ठीक है ना। और जो अपोज करती है वो इम्पेरियलिज्म को करती है, कम्युनलिज्म को करती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ये अपोज करती है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स for securing the objectives of social economic justice in India, enjoy strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the पुअर। तो मेनली इनको इन जगहों पे जो गरीब लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इनको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं अगली पार्टी की, जो है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, CPI। ये फॉर्म हुई थी 1925 में, और ये भी बिलीव करते हैं आपके मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को ये लोग सपोर्ट करते हैं, और अपोज करते हैं ये आपकी कम्युनलिज्म को। तो ये भी एक तरीके से सेम CPIM को ही सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करते हैं आपके पार्लियामेंट्री जो आपकी डेमोक्रेसी होती है, ये उसको इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। आपके जो वर्किंग क्लास होती है, जो फार्मर्स होते हैं, जो पुअर्स होते हैं, उन सब के ये इंटरेस्ट को आगे ये प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। और इसी से आपका स्प्लिट हुआ था CPIM 1964 में, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP की बात कर लेते हैं। ये एक तरीके से 1999 में स्प्लिट हुई है आपकी कांग्रेस पार्टी से, ठीक है ना। और ये भी एक तरीके से जो सेकुलरिज्म होती है, इक्वालिटी होती है, जस्टिस होता है, फेडरलिज्म होता है, इस चीज़ को ये बिलीव करते हैं, ठीक है ना। और ये जो पार्टी आपकी महाराष्ट्र में बहुत बड़े रूप में ये इसको देखने को मिलता है, इनका वहाँ पे प्रेजेंस आपका मेघालय में भी देखने को मिलता है, मणिपुर में देखने को मिलता है, आसाम में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत जगह पे क्या करते हैं आपके महाराष्ट्र में हो गए या अदर स्टेट्स हो गए, वहाँ पे कोalition एक तरीके से पार्टनर होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें आपकी स्टेट पार्टीज़ की, बात कर लेते हैं। स्टेट पार्टीज़ का मतलब क्या होता है, जो लोकल आपके इलेक्शन स्टेट्स में होते हैं उनमें जो आपकी पार्टीज़, आपकी स्टेट पार्टीज़ कहा जाता है उनको। जैसे कि जो आइडियोलॉजी होती है, उनकी जो रीजनल इंटरेस्ट होते हैं, जो रीजनल उनके जो रीजनल जो उनके वेलफेयर्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गया, समता पार्टी हो गया। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास जो कि आपके स्टेट पार्टीज़ के रूप में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें आप, तो उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। ये मेनली आपके जो स्टेट्स होते हैं या जो रीजनल जो इंटरेस्ट होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, उसमें भी स्टेट पार्टीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। क्योंकि अब कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, जो स्टेट में आपका इलेक्शन लड़ रही होती है, या स्टेट में अगर वो अपना कोई गवर्नमेंट बनाना चाह रही होती है, तो उनको लोकल पार्टीज़, जो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ कहा जाता है, इनको रीजनल पार्टीज़ के सपोर्ट वो वहाँ पे लेते हैं अलायंस बनाने के लिए, और वहाँ पे वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके को आप कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और ये बहुत सही भी है क्योंकि इससे एक स्ट्रेंथ मिलती है जो आपकी रीजनल पार्टीज़ होती हैं, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत रीजनल होते हैं, पर्टिकुलर किसी सेक्शन या सोसाइटी से डिपेंड करते हैं। तो उनको भी एक तरीके से पावर मिल जाती है जब उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है ना। अब ये कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक पार्टी को यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है, किस तरीके से वो हर स्टेट में आपको रीजनल पार्टी देखने को मिल सकती है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखेंगे, आप इनको नोट करेंगे। अब चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हम इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी आपने बना ली तो ये इतना आसान नहीं है। इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इतनी वैरायटी है, तो क्या क्या वहाँ पे आपके चैलेंजेस होते हैं वो हम देख सकते हैं। वी हैव सीन
हाउ क्रूशल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये तो हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी क्रूशल है किसी डेमोक्रेसी को चलने के लिए। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ भी अगर गलत होता है डेमोक्रेसी में तो हम नॉर्मली हम पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं क्योंकि वही उनका मेन फेस होता है। अब अगर आप बात करें दुनिया की तो पीपल जो हैं वो अपने क्या होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन को भी आपका दिखाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अगर वो कोई भी फंक्शन में फेल होती है, ठीक है ना, तो वो उन्हीं को उसका रिजल्ट देखना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू। पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड criticism has forced on four problem areas in the working of political parties. Political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो भी ये चैलेंजेस हैं, जो भी ये डिससेटिस्फेक्शन होते हैं या क्रिटिसिज्म जो मिलता है पार्टीज़ को, अगर कोई भी उनकी पॉलिसी फेल होती है, डिसीजन गलत होता है, तो वही उनका मेन फेस होता है कि किस तरीके से वो उसको बाहर निकलते हैं इन चैलेंजेस से। ठीक है ना। अगर हम बात करें पहले चैलेंजेस का तो वो होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि कोई भी एक पार्टी है, उस पार्टी के अंदर कितनी डेमोक्रेसी है, जो उनके कैंडिडेट चुने जा रहे हैं या जो उनके लीडर्स को चुने जा रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से चुने जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी एक कैंडिडेट है जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा है तो उसको किस बेस पे इलेक्ट किया गया है, या केवल डायरेक्ट उनके जो लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, क्या वो उनको बस चुन लेते हैं या बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी डिस्कशन किया जाता है, उनके भी व्यूज़ लिए जाते हैं कि भाई कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा बेटर होगा इलेक्शन के लिए। ठीक है ना। तो ये बात कर रहे हो यहाँ पे कि इंटरनल डेमोक्रेसी होना भी बहुत ज़रूरी है, एक तरीके से डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके कैंडिडेट्स होंगे वो कौन से कैंडिडेट होने चाहिए, ठीक है, उनकी क्या आपके स्ट्रेंथ्स है, किस तरीके से लोगों के ओपिनियंस उनके लिए होते हैं, लोग कि उस कैंडिडेट को कितना सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन होना ज़रूरी है। ठीक है ना। अब हम बात करें अगर सेकंड चैलेंज की तो वो है आपका डायनेमिक सक्सेशन इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। अब आपका डायनेमिक जो आपका होता है वो इसका मतलब ये है कि जैसे आपका कोई लीडर है, कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उन्हीं के लोगों को या उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स को क्या करते हैं आगे इलेक्शन में उतार देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लीडर है जो कि बहुत सीनियर लीडर हो या बड़े लीडर हो किसी पार्टी में, तो कुछ सालों में आप देखते हैं कि उनके बेटे या उनके फैमिली से कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है इलेक्शन में। तो वो ये भी एक चैलेंज है कि ऐसा ना हो जिससे कि लोगों के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोगों के बीच में जो अच्छा आपका एक रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, जो अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखते हैं, उनको सपोर्ट ना मिलकर केवल फैमिली मेम्बर्स के लोगों को ही इलेक्शन में सपोर्ट किया जाए या इलेक्शन में उनको मौका दिया जाए। तो ये भी एक दूसरा चैलेंज है क्योंकि अक्सर ये हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक है। और थर्ड चैलेंज है आपका जो मनी और मसल पावर आप पार्टी यूज़ करती है। आपको पता है इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, कई पार्टीज़ क्या होती हैं वो शॉर्टकट को अपनाती हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, वो मनी का यूज़ करती हैं लोगों को ख़रीदने के लिए। रिच पीपल क्या करते हैं या जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं पैसे का पावर दिखाती हैं अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। ठीक है। और कई जगह पे क्या होता है आपने देखा होगा वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ये भी एक तीसरा चैलेंज है। ठीक है। चौथा चैलेंज है आपका जो कि पार्टी में देखने को मिलता है जिसको आप मीनिंगफुल चॉइस कहते हैं। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब होता है कि आप ऐसी चॉइस बनाना, ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो करना जो कि पार्टी को एक पॉपुलर बनाए। फॉर एग्जांपल हम लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें अगर हम ब्रिटेन में, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे मोर जो फंडामेंटल एस्पेक्ट थे वो बहुत डिफरेंट थे उन दोनों के बीच में। ठीक है। पर जिस इंटरेस्ट है, जिस पार्टी से आपका बेनिफिट मिल जाए, जिस पार्टी का यूज़ करके आपको इलेक्शन जीत जाएँ तो उसको आपको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना। आप इसमें देख भी सकते हैं हु वेंट रियली डिफरेंट पार्टीज़ हैव नो ऑप्शन। और इसमें क्या होता है कि जब आपके पास ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो कि आप केवल अपने मतलब के लिए काम कर रही होती हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बनती है इस तरीके से कि आप किसको चूज़ करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। तो क्या करते हैं कई बार लोग
अदर्स लीडर्स या अदर्स पार्टीज़ को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक पार्टी के लिए क्या होता है, चैलेंज होता है। अगर वो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए ही काम करेगी, तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, तो जो सेक्शन ऑफ द अदर ग्रुप होगा वो क्या होगा, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब आपने देखा कि किस तरीके से जो पार्टीज़ होती हैं उनमें चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से उनमें आपको डिफ़िकल्टीज़ या जो जो कमियां देखने को मिली हैं वो होती हैं। तो इनको पार्टीज़ का जो रिफ़ॉर्म कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर हम रिफ़ॉर्म की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिफ़ॉर्म और विद इन द पार्टी का रिफ़ॉर्म दोनों होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बाहर तो आप रिफ़ॉर्म कर रहे हैं, बट आपका विद इन द पार्टी भी रिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलो पहला पॉइंट देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो पहला जो काम किया गया वो अमेंडमेंट किया गया कि जो इलेक्टेड एमएलए और एमपीज होते हैं वो पार्टी को चेंज ना करें। उससे क्या होता है कि आप किसी एक पार्टी से इलेक्ट हुए और आपका इंटरेस्ट वहाँ पे पूरा नहीं हुआ तो आपने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट पूरा नहीं हुआ तो आप तीसरी पार्टी में चले गए। तो इससे एक तरीके से डिफेक्शन बनता है, एक बिलीव ख़त्म हो जाता है मिनिस्टर का कि किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे, वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बट जब वो इस तरीके से आपका चेंजिंग पार्टी करने लगते हैं तो उनका जो बिलीफ होता है, लोगों का जो उन पर बिलीफ होता है वो क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ होनी भी आपके एक तरीके से क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा बात कहता है यहाँ पे वो, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in case of a party disputes, to hold open election to highest post। तो वो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से पार्टी के अंदर, वैसे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, पर आपके पार्टी के अंदर भी क्या होना चाहिए, एक एक तरीके से रूल्स होने चाहिए कि भाई कोई भी जो कैंडिडेट है वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है ना। अगर वो काम नहीं करता है तो उसके पार्टीज़ को, उसका डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए। क्योंकि जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, अगर वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो अगर ढंग से किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपकी डेमोक्रेसी है वो क्या होने लग जाएगी, करप्ट होने लग जाएगी। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, अबाउट वन थर्ड, टू द वुमेन कैंडिडेट्स। Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party। तो अब एक ये भी काम होना चाहिए कि आपके जो वुमेंस के लिए उनको भी वन थर्ड का वहाँ पे एक सीट्स मिलनी ज़रूरी होती है, ज़रूरी होना चाहिए टिकट्स की। ये नहीं कि आप अपने लोगों को और अपने मेल्स को ही आप सपोर्ट कर रहे हैं। फीमेल रिप्रेजेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो फीमेल्स के जो भी इंटरेस्ट हैं अपने सोसाइटी में, जो भी उनके वेलफेयर के लिए वो काम कर सकें। ठीक है ना। तो ये चीज़ें एक तरीके से वहाँ पे कोटा उनके लिए रिजर्व होना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग में भी होना चाहिए, जो आपकी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे हो या आपके सेंट्रल लेवल पे हो, वहाँ पे भी आपका वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी होता है। अब अगर हम अगले बात करें पॉइंट की, तो वो क्या होता है आपका, जो फंडिंग ऑफ इलेक्शन होता है। फंडिंग का मतलब होता है जो पैसे जो आपको मिलते हैं सपोर्ट किसी भी व्यक्ति से या किसी भी कंपनी से, या जो रिच पीपल होते हैं उनसे, वो जो सपोर्ट होता है वो इलेक्शन की, जो सपोर्ट होता है वो इलेक्शन की आपके जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए होता है। और ये जो सपोर्ट होता है ये आपका किसी भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है ना। आपको चाहे वो पेट्रोल हो, पेपर हो, टेलीकॉम एक्सेट्रा हो। इट शुड बी गिवन अ कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी एट लीस्ट इलेक्शन। तो उसी तरीके से जो अभी पार्टी आपका इलेक्शन वोट जीतती है परसेंटेज, उसके हिसाब से ये सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट करने चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सकता है, जो भी इनमें कमियां हैं, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या कर सके, ओवरकम किया जा सके। ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे सजेशंस थे जो हम दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक फेयर इलेक्शन या एक अच्छी पार्टी बनाने के लिए। ठीक है ना। और आप देखेंगे तो यहाँ पे दो और व्यू से बता रहे हैं कि किसी भी पार्टी इसको आप रिफॉर्म करने के लिए, वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत करती है तो एक तरीका ये भी है कि लोग क्या करें, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाएं। ठीक है। और वो कैसे होता है, आप पिटिशंस डाल सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप पब्लिसिटी कर सकते हैं, एलिगेशंस लगा सकते हैं अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत करती है। ठीक है ना।
और अगर आप ऑर्डिनरी सिटीजन हैं तो आप प्रेशर ग्रुप्स की बात कर सकते हैं, उनके साथ आप बात करके प्रेशर डाल सकते हैं, गवर्नमेंट मूवमेंट्स में पार्ट ले सकते हैं, मीडिया का सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म्स के लिए, अगर वो भी कोई भी डिसीजन या कोई भी वो एक्ट ऐसा है जो वो गलत कर रहे हैं। अगर हम बात करें हम इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की, तो वो डिपेंड करती है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक है ना। इक्वालिटी तो तभी आएगी जब पूरे पब्लिक जो होगी, जो लोग होंगे, वो उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिसीज इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक अ पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। अगर आप लोग घर से बैठ के केवल बोलते रहेंगे, अपने ग्रुप में बोलते रहेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये पार्टी ये गलत कर रही है, और कुछ भी उसमें एक्ट नहीं करेंगे, चाहे किसी भी मीडियम से हो, आप पॉलिटिकल पार्टी किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं, आप प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, उससे आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको एक बेटर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। तो ये आपका चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं, क्या उनका काम होता है, ठीक है, कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी ज़रूरी हैं, किस तरीके से कोalition गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, और लोगों का सपोर्ट कितना ज़रूरी है किसी भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए या डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया, और इसी बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, फाइनल चैप्टर की बात करेंगे तो आगे आप और देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में।